नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं मालवीय एकेडमी बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं बीएससी मैथ्स और बीएससी बायोलॉजी में एक हमारा मेजर और स्कोरिंग सब्जेक्ट जो कि है केमिस्ट्री, उसके सिलेबस के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे कि आपको केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है और क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, कहां से कैसे, किन किन टॉपिक्स पर हमको जोर देना है, किन किन टॉपिक्स पर हमको फोकस करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं मालवीय एकेडमी बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं बीएससी मैथ्स और बीएससी बायोलॉजी में पूछे जाने वाला एक इंपॉर्टेंट और एक स्कोरिंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। आपको केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है और कैसे आप इस सिलेबस को कवर करेंगे, पूरी बातचीत मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा कि केमिस्ट्री में जो भी देखिए, अगर इन जनरल बोला जाएगा तो इन जनरल अगर हम बोले तो क्लास 11th और 12th का जो भी आपका सिलेबस है वही आपका पूछा जाता है। लेकिन मैं आपको इन डेप्थ में लेकर जाऊंगा और मैं ये बताऊंगा कि किस टॉपिक को आपको किस लेवल तक आपको वहां पर पढ़ाई करनी है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन पर ज्यादा हमको फोकस करना चाहिए। मैं आपको एक ट्रेंड भी दूंगा कि बीएचयू में 2016 से लेकर 2021 तक कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से पूछे गए हैं, उस चीज को भी मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको एक आइडिया लगे किस टॉपिक की कैसे की इंपॉर्टेंस रही है। ठीक है, क्योंकि अब ऐसी चांसेस है कि आपको कंप्लीट मतलब सारी यूनिवर्सिटी का एक ही एग्जाम होना है जो कि जिसको सीयूसीईटी कहा जा रहा है। तो सीयूसीईटी के हिसाब से भी मैं आपको पूरे सिलेबस को यहां पर डिक्टेट कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग एक चीज जानते होंगे कि केमिस्ट्री में क्या होता है, बेसिकली फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, 3 पार्ट में होता है। तीनों पार्ट को हम लोग सेपरेटली देख लेते हैं। मैं आपको पूरा सिलेबस कैसे बताऊंगा वो ध्यान से सुनिए। मैं आपको पहले यह बताऊंगा कि भैया किस, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री तो उसमें आपके पोर्शन में क्या क्या आता है, हर एक टॉपिक में क्या क्या चीजें आने वाली, हमको क्या क्या पढ़ना है, एक जनरल ओवरव्यू दूंगा मैं। पूरा डिटेल में वहां पर नहीं जाऊंगा, ठीक है, एक जनरल ओवरव्यू मैं दे दूंगा। उसके बाद मैं आपको यह दिखा दूंगा कि बीएचयू का, स्पेशली बीएचयू के 2016 से 2021 के बीच में, क्योंकि अगर हम सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करें तो उसमें सबसे मेजर जो एग्जाम है हमारा, सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जाम जो बीएचयू का ही होता रहा है। तो बीएचयू के 2016 से 2021 में क्या ट्रेंड रहा है वो मैं आपको इस तरीके से बीएससी मैथ और बीएससी बायो का सेपरेट जो है वो दिखा दूंगा। ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया यहां पर लग जाएगा। लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कैसे टॉप 10 टॉपिक्स कौन से हैं, टॉप 11 टॉपिक्स कौन से हैं जिनको पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत ही शानदार टॉपिक्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, नंबर ऑफ चैप्टर्स यहां पर आपको ज्यादा मिलेंगे और क्वेश्चंस भी यहां पर अच्छे खासे पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात करूं, सबसे बेसिक फंडामेंटल टॉपिक है आपका मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं देखे जाते हैं। मोल कॉन्सेप्ट से बेसिकली क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट को इंक्लूड कर देता है सोल्यूशन में और क्वेश्चन यहां से पूछता है वो। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि उसका रीजन है कि जैसे क्या होता है कि मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ते हैं, मोल्स, पहली बात तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं मोल्स के, ठीक है। उसके बाद वहां पर हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स जो होते हैं जैसे कि मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, इन सब चीजों को यहां पर पढ़ते हैं। और साथ ही साथ एक चीज और भी यहां पर इक्विवेलेंट वेट से रिलेटेड, या कहिए कि इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट को हम लोग यहां पे पढ़ते हैं, जो कि आपके सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज होता है। तो सारी चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं। कई बार क्या होता है, चीजें डायरेक्ट उस चैप्टर से ना पूछकर वो क्या करता है, उसको किसी दूसरे चैप्टर में लिंक करवा के पूछ लेता है। ठीक है, तो ताकि एक क्वेश्चन के माध्यम से 2 चैप्टर के जो हैं वो कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछे जा सके। तो मोल कॉन्सेप्ट में इतनी सारी चीजें हैं आपकी। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो इसका सेकंड चैप्टर है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग 2 तरीके से इस एटॉमिक स्ट्रक्चर को बांट सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। एक तो आपका मेजर बात करें तो एक तो बोर्स मॉडल से क्वेश्चंस हो गए, आपके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड आप सुनते होंगे, लाइमन बाल्मर, इन सब चीजें जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है आपके यहां से क्वेश्चंस आते हैं आपके यहां पर। फिर इसके बाद यहां पर आपका प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, डी ब्रॉगली इक्वेशन, ऐसे ढेर सारी चीजें आती हैं, छोटी छोटी रहती हैं, वहां से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बनते हैं। दूसरा जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्वांटम नंबर से रिलेटेड कई चीजें होती हैं, वहां से क्वेश्चन पूछता है। लेकिन वो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन वहां उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आप
कई चीजें पढ़ोगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, हमेशा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ती रहेगी। तो 2 पोर्शन में है आपका ये चैप्टर, बड़ा है थोड़ा सा लेकिन शानदार चैप्टर है, पढ़ना बहुत जरूरी है इसको अच्छे से। अगली बात करते हैं गैसेस स्टेट की। आपके मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो जिसमें से आपका गैसियस स्टेट की बात करेंगे यहां पर। तो गैसियस स्टेट आसान और एक छोटा सा चैप्टर है, जिसमें आपको पहले गैस लॉस से रिलेटेड, जिसमें आपका बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, इन सब लॉज से या तो वो क्या करेगा, आपको बेसिकली पूछ लेगा कि ये लॉ क्या होते हैं, या हो सकता है कि यहां से आपको ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस यहां पर आपको दे दे। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं, न्यूमेरिकल भी आने के यहां पे चांसेस होते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में ही तो न्यूमेरिकल आता है, उसमें भी यहां पर चांसेस ढेर सारे बनते हैं। और यहां पर आपको मॉलिक्यूलर स्पीड्स आप सुनते रहे होंगे कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एवरेज स्पीड, ये सब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो इन सभी स्पीड जो मॉलिक्यूलर स्पीड्स हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, या लास्ट में आपका रियल गैसेस का पोर्शन आता है, उस रियल गैसेस में से आपके वॉन्डर वाली इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री 2 चैप्टर, ये समझ लीजिए कि यहां पर 2 चैप्टर्स होते हैं। एक थर्मोडायनेमिक्स जिसमें हम लोग फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ से रिलेटेड बातचीत करेंगे, जिसमें फर्स्ट लॉ बेसिकली आप हीट एंड वर्क के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, जिसमें आपके वर्क डन की कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं और कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे कि कौन कौन सा प्रोसेस होता है। अब जैसे क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स लोगों को बहुत टफ लगती है। रीजन क्या है, क्योंकि हमारा बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं होता है, हमको पता ही नहीं होता है कि अगर कोई आपसे कह दे आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, तो हमें ये नहीं समझ में आता है कि इसका मतलब क्या हुआ। अगर हम उसकी एग्जैक्ट मीनिंग समझ जाते हैं तो क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाता है। इसके सेकंड पार्ट में आप डील करते हुए दिखोगे, सेकंड लॉ में आप बेसिकली स्पॉन्टेनिटी की चर्चा करते हो, जहां पर आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, वो कि एंट्रोपी से और गिब्स फ्री एनर्जी को इंक्लूड करता है। और यहां पर बेसिकली आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, कहेगा कि बताओ स्पॉन्टेनिटी से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट यहां पर आपका सही होगा। तो इस तरीके की चर्चाएं करता है वो थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक, अब वहां पर आपके स्पॉन्टेनिटी में गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, सारे कॉन्सेप्ट्स यहां पर इंक्लूड होंगे। ठीक है, बाकी अगर आप देखना चाहो सॉरी तो इन सभी चैप्टर्स के पूरे लेक्चर्स आपको यहां पर YouTube पर फ्री, हमारे जो लेक्चर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। थर्मोडायनेमिक्स का आपका मैराथन सेशन हुआ था, कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स आपको YouTube पर मिल जाएगी। बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनके 1 शॉट्स आपको मिल जाएंगे। आप चाहोगे तो एक बार प्लेलिस्ट विजिट करना, आपको केमिस्ट्री के कई लेक्चर्स जो हैं वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, कई ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके मैंने 1 शॉट लिए थे, जैसे रक्षाबंधन के दिन मैंने आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 1 शॉट लिया था, 6 घंटे के अंदर पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपकी खत्म हुई थी। रिडॉक्स का मैंने आपका 1 शॉट लिया हुआ, इक्विलिब्रियम का भी 1 शॉट है, आप देखोगे तो आपको वहां से चीजें मिल जाएंगी। एक बार प्लेलिस्ट आप जरूर विजिट करना। बहुत से बच्चों के मन में प्रश्न होता है कि सर आप ला तो रहे हो अपना पेड कोर्स, आप कैसे पढ़ाते हो, हमको कैसे पता चलेगा। तो एक बार प्लेलिस्ट विजिट करिए तो वहां से सारी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। उसके बात करें अगर हम लोग इक्विलिब्रियम की, तो अच्छा इसमें थर्मोकेमिस्ट्री आपका छूट गया। थर्मोकेमिस्ट्री बेसिकली एक न्यूमेरिकल पोर्शन है, यहां से न्यूमेरिकल्स वो पूछता है। ठीक है, ढेर सारी प्रकार की एंथैल्पीज होती हैं, एंथैल्पीज को यूज करते हुए क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो वो जब चीजें आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम 2 पार्ट में होता है, केमिकल और एक आयनिक। केमिकल इक्विलिब्रियम बेहद आसान है, यहां से क्वेश्चन आता तो बेसिकली आप हमेशा देखोगे लीच एट किसी भी एग्जाम में, या तो आपको बेसिकली वो केपी केसी से रिलेटेड कुछ चीजें देगा, वहां पर उनके कुछ रिलेशन से बातचीत करेगा, या वो आपके सीधे ली चैटलियर प्रिंसिपल पे चला जाएगा। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल हो गया, केपी केसी के रिलेशंस हो गए, ये सब बेसिक चीजें हमारी यहाँ पे इक्विलिब्रियम में आती हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एक एग्जाम में बहुत अच्छे से आयनिक इक्विलिब्रियम पूछा जाता है। आयनिक इक्विलिब्रियम हमारा बेसिकली 4 पार्ट में होता है। अगर हम बातचीत करें यहाँ पे, पहला पार्ट होता है यहां पर आपको, एक तो मान लीजिए आपके पहले बेसिक्स कुछ आपको चीजें रहेंगी कि एसिड बेस का बेसिक कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, किस किस ने किस हिसाब से डिफाइन किया था एसिड बेस को, तो वो एक बेसिक चीजें आती हैं। फिर जो मेन क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपके पीएच एंड पीओएच की कैलकुलेशन से रिलेटेड आएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको बफर सॉल्यूशन से आ सकता है। तीसरा जो है आपका यहां पे बनता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, और चौथा जो होता है आपका यहां पे सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजें आती हैं। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है लेकिन चीजें बहुत आसान है अगर आप सिस्टमैटिक और सही तरीके से पढ़ते हो, और आप सारी चीजें यहां पे प्रेडिक्ट कर भी सकते हो आसानी तरीके से। ठीक है,
अगली बात अगर हम लोग यहां पे करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर की। रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर मेरे हिसाब से दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप ये अच्छे से नहीं पढ़ते हो तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो पढ़ने लायक ही नहीं हो, आप पढ़ भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन में बेसिकली अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर की कैलकुलेशन और रिएक्शन बैलेंस दो चीजें आती हैं, लेकिन मैं यहां पर एक चीज और इंक्लूड कर देता हूं, वो होता है यहां पे इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट में आपको ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग बिहेवियर से रिलेटेड चीजों को यूज करना पड़ता है, इसीलिए यहां पर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करना जरूरी होता है। बाकी अगर हम बात करें रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ना क्यों जरूरी है सर, क्योंकि आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब क्वेश्चंस आएंगे फैराडेज लॉ से, आपसे पूछा जाएगा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, तो अगर आपको रिडॉक्स की नॉलेज नहीं है तो आप यहां पर इन चैप्टर्स को नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो इसलिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। तो इसमें हम लोग बेसिक डेफिनेशंस पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर्स के बाद रिएक्शन बैलेंस और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, चार चीजें यहां पर कवर करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो दो पार्ट में आपका ये डिवाइड होता है। एक तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ते हैं और दूसरा हम लोग यहां पे कंडक्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में ढेर सारी चीजें आने लगेंगी आपकी, जिसमें आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के बारे में पढ़ोगे। फिर वहां पर आपको कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे कि जैसे आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स देकर वो आपसे ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग बिहेवियर को पूछेगा, किसका ज्यादा है किसका कम है। अब ये सब चीजें जब तक आप ये नहीं पढ़े रहोगे रिडॉक्स रिएक्शन, आप ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग बिहेवियर कभी बता ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो वहां पर आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में आपके यहां पर सबसे जरूरी चीज जो है वो आपके नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपके पास आ सकते हैं। आपको यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में आपसे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और फैराडेज लॉ से न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फैराडेज लॉ कई लोग होते हैं उनको समझ में नहीं आता, जबकि मैं आपको एक सिंगल फॉर्मूला दूंगा, ऐसे इतना छोटा फॉर्मूला होगा और आप हर एक क्वेश्चन फैराडेज लॉ का आराम से यहां से बना ले जाएंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है इस तरीके से आपसे कहेगा कि भैया एक्वस CuSO4 की इलेक्ट्रोलाइसिस होगी तो बताओ कि क्या प्रोडक्ट मिलेंगे हमको कैथोड पर और एनोड पर। तो कैथोड एनोड पर होता क्या है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। तो वो इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि रिडॉक्स पढ़ोगे तभी ये चैप्टर आप पढ़ पाएंगे। तो बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ने के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बाकी रिडॉक्स का जो आप इसमें ऑक्सीडेशन नंबर की कैलकुलेशन पढ़ोगे वो आपको थ्रू आउट पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम करेगा। आपके पी ब्लॉक में, आपके एस ब्लॉक में, आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, हर जगह आपको यूज करेगा ये। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक चैप्टर आपका यही है। बाकी अगर हम बात करें सॉल्यूशन बहुत अच्छा टॉपिक है और साथ ही साथ यहां से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चंस की बात करें तो यहां पर देखो सबसे पहला चीज है यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड क्वेश्चंस यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। वैसे तो आपको कुछ आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड चीजें भी पता होनी चाहिए, क्योंकि वहां से पूछता है। कुछ वेपर प्रेशर से रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट पूछ सकता है। लेकिन अगर मैं मोटा माटी बात करूं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, फिर उसमें 2-3 प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपको जानना है तो आप वही मैं कहता हूं केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाइए, MCQs कराए गए होंगे, आप वहां पे देख सकते हैं। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं सब आपको कराए जा चुके हैं। सॉलिड स्टेट की अगर हम लोग यहां पर बात करें तो फिर से सॉलिड स्टेट आपका एक चैप्टर छोटा है, क्वेश्चंस यहां से बहुत अच्छे नहीं बनाए जाते हैं क्योंकि चैप्टर बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल है। इसमें क्या होता है, चैप्टर टफ लगता है बच्चों को क्योंकि यहां पर इमेजिनेशंस काफी ज्यादा है। लेकिन मैं इन चीजों को बहुत आसानी तरीके से आपको समझाऊंगा, तब आपको लगेगा कि नहीं सर इतना भी कोई ऐसा मुश्किल चैप्टर नहीं है। बाकी यहां से क्वेश्चंस आसान पूछे जाते हैं। सॉलिड स्टेट में आप थोड़ा सा पहले पढ़ोगे लैटिसेस के बारे में, फिर उनके बारे में आप कई सारी चीजें पढ़ोगे। फिर आपको क्लोज पैकिंग के बारे में पढ़ना होगा, डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ना होगा, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना होगा। वो सब सारी चीजें होती है, बहुत डेप्थ में जाना भी कोई मतलब नहीं है, ऊपर ऊपर से समझो कितनी चीजें हैं। केमिकल काइनेटिक्स ये भी एक बहुत आसान चैप्टर, इसका भी वन शॉट आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बाकी अगर हम बात करें केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर की तो छोटी छोटी चीजें होती हैं यहाँ पे, जैसे आप पहले रेट के बारे में पढ़ोगे, रेट लॉ के बारे में पढ़ेंगे।
हम लोग को बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड हर एक चीज को पढ़ना पड़ेगा। हमको रेट कांस्टेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को अपने क्लियर करने पड़ेंगे। ये सब सारी चीजें यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स में होगी। ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी के बारे में आप पढ़ोगे, एलिमेंट आप यहाँ पर एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के बारे में पढ़ोगे। ये सब चीजें आती हैं। आर्हेनियस इक्वेशन आपका यहाँ पर आएगा, एक्टिवेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर आपके सामने आएंगे। ये सब चीजें हैं जिसमें से आर्हेनियस इक्वेशन हो गया, ठीक है। आपका फर्स्ट और जीरो ऑर्डर से क्वेश्चंस आ गए, उनके ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सरफेस केमिस्ट्री की हम बात करें तो सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे तरीके से आते हैं। और सरफेस केमिस्ट्री के लिए मैं एक बात बोलूंगा, आपको कोई पढ़ाए ना पढ़ाए, आप केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है आपके पास, आप उसको भी एक बार पलट लोगे तो आप पढ़ ले जाओगे, ठीक है। आपको बेसिकली यहां पर कोलाइड्स के बारे में, ठीक है, और यहां पर एडजॉर्प्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो सब आपके लिए यहां पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका थ्रू आउट पूरे चैप्टर में जितना दिया गया सरफेस केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में उतना ही इंपॉर्टेंट, और इसमें हम कुछ नहीं कह सकते कि यहां से आएगा यहां से नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन कोलाइड्स एडजॉर्प्शन से रिलेटेड जो चीजें हैं वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाती हैं, ठीक। अब यहां पर अब देखिए मैं आपको क्या दिखा रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। ये मैं आपको दिखा रहा हूं बीएचयू का एक ट्रेंड दिखा रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जाम अभी तक जो होता रहा है वो बीएचयू का ही होता रहा है। तो जैसे डीयू का कोई अपना एंट्रेंस एग्जाम होता नहीं है, तो बीएचयू का मैं आपको एक ट्रेंड दे देता हूं जो आपके लिए सबसे ज्यादा रिलेटिव रहेगा और सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा समझने के लिए चीजों को। यहां पर मैं आपको बीएससी मैथ्स और बीएससी बायोलॉजी का अलग अलग ट्रेंड दिखा देता हूं। इतनी मेहनत आपको कोई कहीं आपको दिखेगी नहीं, इसके बाद से आपको मार्केट में यही चीजें फैली हुई दिखेंगी, लेकिन आपको सबसे पहले हम ही लोगों ने प्रोवाइड करते हैं। इसको आप देखिएगा, बहुत मेहनत लगती है एक एक चीजों पे, आपको सारे पेपर को एनालाइज करके सब चीजों पे आपको डिटेल में वीडियो देने में। यहां पर देखिएगा, अगर हम लोग बातचीत करते हैं तो टॉपिक वाइज मैंने लिख दिया है कि कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे वो 2021 हो गया, 2020, 19, 18, 16, और लास्ट में मैंने लिखा एवरेज कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो एक आप जनरल आइडिया यहां से लगा सकते हो। तो वहां पर मैं बेसिकली मैं एक बार हट जाता हूं, आप डिटेल में आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले लो, अपने पास आप डेटा रख सकते हो। मैं आपको यहां पे कुछ चीजें समझाता हूं, आप एवरेज पे जाओ और वहां पर देखो कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहां पर ज्यादा है। देखो जैसे आपके यहां पे एक आपका थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, आप आयनिक इक्विलिब्रियम देखो, आप यहां पर देखो केमिकल काइनेटिक्स, आप देखो यहां पे सॉल्यूशन, यहां पर आप देखो सरफेस केमिस्ट्री। इन सभी से क्वेश्चंस देखिए कितने हैं, 2, 3, 2, 4। तो हमें इन टॉपिक्स को तो गलती से भी नहीं छोड़ना है, उसको डेप्थ में करना है और प्रैक्टिस हमको अच्छे से करनी है, ठीक है। 2021 में क्या हुआ, एक ट्रेंड में बदलाव हुआ, आपसे जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं उसमें बदलाव किए गए। आपको 4 नए टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए, जैसे असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आपके डाले गए, आपको मैचिंग वाले क्वेश्चंस दिए गए, आपको 2 स्टेटमेंट देकर पूछा जाता था कौन सही है कौन सा गलत है, 4 स्टेटमेंट देके पूछता था कि इसके रिगार्डिंग में कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। इस टाइप के 4 नए प्रकार के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए। तो इस बार हमने क्या किया कि इस बार आपको इन सभी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हर एक चैप्टर में हम करवाएंगे, ठीक है। ये सब बातें रही हमारी। तो बाकी आप एक यहां पर जनरल ट्रेंड यहां पर खुद से देख सकते हो, इससे बहुत ज्यादा डिटेल में बातचीत करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये एक बीएचयू का पैटर्न है। अब भी ऐसा पैटर्न रहेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसे ही आप बात कर सकते हो यहां पर बीएससी बायोलॉजी के बारे में। बीएससी बायोलॉजी में भी आप ट्रेंड देख सकते हो। होता क्या था कि बीएचयू में 50 क्वेश्चन जो है वो आते हैं, ठीक। 2021 तक में जो पैटर्न रहा है, बीएससी मैथ में भी बीएससी बायोलॉजी में भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 रहते हैं। उसके बेसिस पे आपका ये ट्रेंड है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगली बात करें, ये मैंने एक आपको जनरल आइडिया दे दिया है कि भैया कितने क्वेश्चंस जो हैं आपके यहां पर आए हुए हैं फिजिकल केमिस्ट्री से 2016 से लेके 2021 तक में। तो वहां पर आप देखोगे बीएससी मैथ में 18, 11, 18, 20, 23, इस तरीके से एक जनरल आइडिया यहां से आप ले सकते हो। ऑन एन एवरेज बात करें तो 17 से 19 क्वेश्चंस यहां पर देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको बस एक डेटा इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस पता चले, बाकी ऐसा कोई डेटा का देने का नीड नहीं था। अब हम लोग बात करते हैं अपने सेकंड पोर्शन की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है और आप चाहो तो सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। कई लोग कहते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने वाली चीजें है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
तरीके से पढ़ेंगे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मजेदार चीजें कुछ नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका कवर करवाऊंगा, तब आपको ये चीजें फील होंगी। जो भी रेड कलर से लिखा गया है वो सारे कैसे हैं, बवाल टॉपिक्स हैं। मतलब इनको आप पढ़ेंगे तभी आपकी चीजें अच्छी होंगी और आप नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ज्यादा आते हैं, वो मैं दिखाऊंगा आपको कैसे। सबसे पहले अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए, सबसे पहली चीज क्या, आप एक पीरियोडिक टेबल खोल लो। उस पीरियोडिक टेबल की ही सारी चीजें आपको पढ़नी है। सबसे पहला क्या होता है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में क्या होता है, कुछ नहीं है। पीरियोडिक टेबल को क्या करते हैं हम लोग, एक तरीके से अरेंज किए हुए हैं, तो उसी में सारी चीजें, उसी के हम लोग वहां पर ट्रेंड्स पढ़ते हुए दिखेंगे कि भैया बताओ आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती घटती किधर है, दाएं से बाएं ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, सारी चीजें यहां पर आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हमारी कवर होंगी। ठीक है, बहुत सारे ट्रेंड्स होते हैं यहां पे जिनको हम, बहुत बेसिक चैप्टर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, लेकिन आप नहीं पढ़ोगे तो आपको थ्रू आउट पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत होगी। दो चैप्टर, एक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और एक आपका केमिकल बॉन्डिंग। अगर आप दो ऐसा चीजें पढ़ लोगे तो जो ब्लॉक पढ़ने हैं आपको, एसपीडीएफ ब्लॉक, ये सब आपका पढ़ना आसान हो जाएगा। अगर ये दो अच्छे से नहीं तैयार है तो इन सब में आप रटते रहो, दिन भर रटते रहो, कोई फायदा नहीं। केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग का हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है पूरी केमिस्ट्री का, खासकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो मैं कहूं एकदम समझ लीजिए जड़ है। अगर आपकी जड़ मजबूत नहीं है तो निश्चित तौर पे यहां पर आप गड़बड़ कर जाओगे। केमिकल बॉन्डिंग आपको बेसिकली सिखाएगा कि इतने सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें बॉन्डिंग किस प्रकार की है, कोवैलेंट है, आयनिक है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग है, क्या क्या चीजें हैं, सब कुछ आप पढ़ोगे यहां पर। अब यहां पर मैं आपको क्या बोलूं कि चाहे वो आपका बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो, हर एक चीज आपके लिए यहां पर इंपॉर्टेंट है। हर एक कॉन्सेप्ट आप हर एक चीज यहां पर पढ़ोगे, स्ट्रक्चर बनाना सीखोगे, यहां पर स्ट्रक्चर की ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, शेप से रिलेटेड, उसमें बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, हर एक चीज यहां पर आप पढ़ोगे। चाहे वो फिर वहां पर आपका बहुत सारी चीजें, जैसे यहां पर आपके फजांस रूल पढ़ते हो आप, जिसके बेसिस पे आप पता नहीं कितने चीजों के आप ट्रेंड्स बता सकते हो। आप अक्सर क्वेश्चंस देखोगे, थर्मल स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, लैटिस एनर्जी के क्वेश्चंस आते हैं। अब यहां पर हम लोग क्या होता है, रटते हैं कि इसका ऐसे होता है, कुछ नहीं। अगर आपने फजान रूल, जिसमें आपने अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया कि अगर आपने फजान रूल से अच्छे से, उसमें आपके पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हैं, तो वहां पर आप कई सारे ऐसे ट्रेंड्स हैं जिनके आप आंसर बेहद आसानी से कर सकते हो। तो डिपेंड करता है आप पढ़ते कैसे हो, वो चीजें बहुत डिपेंड करती हैं। यहां पर पढ़ाने का जो पैटर्न होता है वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो बाकी मैंने बताया कि यहां पर ढेर सारे आपके कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। बॉन्ड से रिलेटेड कितनी भी चीजें आप पढ़ोगे, चाहे वो आपके बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड चीजें होंगी, किसी ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जहां पर आपको बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, वो आप भी अक्सर देखते रहते होंगे। ठीक है, तो वो सब चीजें यहां पर ढेर बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से हमको पढ़ने की जरूरत होती है। पढ़ाऊंगा तब आपको ये चीजें फील आएगी कि हां सर, केमिकल बॉन्डिंग को हमको इस तरीके से पढ़ना चाहिए। ठीक, बाकी अगर हम लोग आगे बात करें ब्लॉक से रिलेटेड, तो हाइड्रोजन चैप्टर बहुत छोटा सा होता है, कुछ खास इसमें है नहीं। इसमें आप बेसिकली हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में पढ़ लेते हो, हैवी वाटर D2O के बारे में पढ़ लेते हो तो सफिशिएंट है। बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व होने की हमको जरूरत नहीं है। थोड़ा सा हाइड्राइड्स के बारे में भी पढ़ना जरूरी होता है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो सब चीजें पता होंगी, काम चल जाएगा। बाकी अगर हम बात करें ब्लॉक की, एस और पी ब्लॉक, देखो एस और पी ब्लॉक में मैं आपको एक बात ऐड करना चाहता हूं। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ लिया तो जितने, देखो किसी भी एस और पी ब्लॉक कुछ भी हो, आपको पढ़ना क्या है, बेसिकली प्रॉपर्टीज और दूसरा होता है कंपाउंड। तो प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हो, चाहे वो थर्मल स्टेबिलिटी की बात करेगा, चाहे वो लैटिस एनर्जी, किसी चीज की भी बात करेगा, आयनिक नेचर, कुछ भी बात करेगा, वो सारी चीजें आपकी इंक्लूड रहेंगी केमिकल बॉन्डिंग से। अब आप केमिकल बॉन्डिंग में सारा स्ट्रक्चर का खेल समझोगे। अब स्ट्रक्चर का खेल अगर आप केमिकल बॉन्डिंग में समझोगे, अगर स्ट्रक्चर का खेल यहां सीख रहे हो, वही स्ट्रक्चर की चर्चाएं यहां पर होती हैं पी ब्लॉक में, एस ब्लॉक में।
तो अगर ये अच्छे से क्लियर है तो ये क्लियर हो जाएगा। बाकी एस और पी ब्लॉक में प्रॉपर्टीज से रिलेटेड चीजें के बाद आपको कंपाउंड से रिलेटेड बातचीत करता है वो, ठीक है। वो कंपाउंड आपको जितने भी एनसीईआरटीज में दिए गए बस उतने ही कंपाउंड पढ़ने, उसके अलावा एक भी कंपाउंड पढ़ने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री में किसी भी साइड बुक को फॉलो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक अच्छे टीचर को पकड़ो और साथ साथ में एनसीईआरटी पकड़ो, बस 2 चीज आप कर लोगे, आपका काम चल जाएगा। बाकी अगर हम लोग बात करें पी ब्लॉक, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं यहां से। और पी ब्लॉक में आपके ग्रुप 15 से ग्रुप 18 जो आपके क्लास 12 का सिलेबस है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लास 11 के भी जो पी ब्लॉक में पोर्शंस हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट है। आपको वैसे ग्रुप 13 से 18 तक पढ़ना है, लेकिन 13-14 के कंपैरिजन में 15 से 18 काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से भी 17-18 से क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं, ठीक है। अब यहां पर डीएफ ब्लॉक की बात करें, ये कोई खास इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं, बहुत बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं। आपको ट्रांजिशन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। डी ब्लॉक में बेसिकली आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है अगर इसके डायरेक्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। KMnO4 K2Cr2O7 कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनने की ज्यादा संभावनाएं होती हैं। फिर से एक नई चीज आती है आपके सामने, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जो कि कंप्लीट लेक्चर आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। मैंने इसको पढ़ाया, 15-20 लेक्चर्स में पढ़ाया होगा, आप देख लेना जाके। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। क्या पढ़ना है सर इसमें? पहले आप पहचानना सीखोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, फिर उनके एक एक टर्म्स को आप समझोगे कि लिगेंड क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है। जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पहचान जाओगे तो उसका नामकरण सीख जाओगे कि उसकी नेमिंग कैसे करते हैं। उसके आइसोमेरिज्म के बारे में आप पढ़ोगे, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ोगे। फिर पढ़ोगे बॉन्डिंग कैसे होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। बॉन्डिंग में भी आप पढ़ोगे कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरीज की। अब वहां पर देखिए आपको 2 थ्योरीज पढ़नी है, एक बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़नी है और एक आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़नी है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आप सारे हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड जो है, जितने भी हाइब्रिडाइजेशन ने कई क्वेश्चंस आपस में बनते हैं, मैग्नेटिक नेचर को लेके बनते हैं, इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड चीजें बनती है, मतलब कई सारे ढेर सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपकी यहां पर इंपॉर्टेंट होगी, वहां से भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे। इतनी चीजें आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कवर करोगे। ये 2 चैप्टर कोई खास इंपॉर्टेंस के नहीं है। सॉल्ट एनालिसिस में आप बेसिकली बस इतना कुछ जानते रहो कि कैटायन और एनायन कितने ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं, उनके ग्रुप रिएजेंट्स क्या हैं, इतना भी जानकारी है तो काम चल जाएगा। मेटलर्जी आपके एनसीईआरटी में जनरल प्रिंसिपल्स एंड आइसोलेशंस करके आपका जो चैप्टर है वहां ये सब चीजें आती हैं। मेटलर्जी में प्यूरिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, मॉन्ड प्रोसेस किस में यूज कर रहे हैं, वॉन अर्कल प्रोसेस किस में यूज होता है, ठीक है। और कुछ कुछ जैसे फोर्थ फ्लोटेशन मेथड क्या है, तो ये सब चीजों से बहुत कुछ चीजें यहां से आपसे पूछी जाती हैं। बाकी हम लोग तो आपको पूरी चीजें एक बार पढ़ा देंगे, तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगी कि हाँ यहां से आया यहां से नहीं आया। लेकिन मैं बता रहा हूं ज्यादातर प्यूरिफिकेशन से रिलेटेड यहां पर क्वेश्चंस आपसे वो पूछता है। बाकी अगर आप यहां पर ट्रेंड देखना चाहते हो, आपको ट्रेंड देखकर कुछ अंदाजा लग जाएगा कि भैया केमिकल बॉन्डिंग से नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखो कितने ज्यादा है, 4, 9, 4, मतलब 4-6 क्वेश्चंस तो यहां पर आएंगे ही आएंगे यहां पर, ठीक है। बाकी आप पी ब्लॉक से देख सकते हो नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी ज्यादा है। अक्सर होता क्या, केमिकल बॉन्डिंग और पी ब्लॉक के क्वेश्चंस एक साथ शामिल करके आते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर बाकी डीएफ ब्लॉक का कोई खास मतलब नहीं है, आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी ज्यादा हैं। जैसे इन्होंने पागलों के तरीके से 2018 में 8 क्वेश्चंस पूछ लिया था, ठीक है। तो इस तरीके से हैं। तो ये सब सारे आपके ट्रेंड्स हैं, इनको आप देख सकते हो। बाकी बीएससी बायोलॉजी में आप देख सकते हो बीएससी बायोलॉजी में क्या ट्रेंड रहा है बीएचयू का 2016 से 2021 के बीच में, ठीक है। इसी के साथ साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम चर्चा करें बीएससी मैथ्स और बीएससी बायोलॉजी में अलग से, तो यहां पर क्या है आपका कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने ऑन एन एवरेज जो है वो 17 से 19 क्वेश्चंस देखे गए थे बीएचयू के 2016 से 2021 में। एग्जैक्ट कितने हैं वो आपको यहां पे संख्या दिख रही होगी। तो आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट पोर्शन पे, वो क्या है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बच्चे बहुत भागते हैं, उसका रीजन है क्योंकि वो प्रॉपर इसको समझते ही नहीं है। हम सोचते हैं कि हम रिएक्शन से याद कर लेंगे, कितने रिएक्शन आप याद कर लोगे, वो पॉसिबल नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है वो सुनिए। जब तक आप अपने जीओसीओ रिएक्शन मैकेनिज्म को अच्छे से स्ट्रांग नहीं करेंगे, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। स्टार्ट करता हूं, 1 बाय 1 चीजों को समझाता हूं तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। सबसे पहले अगर हम जीओसी की बात करते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें सर इंक्लूड होती है, पहले ये समझा दो आप मुझे।
जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला आप काम क्या करोगे, आप पहले नेमिंग और आइसोमेरिज्म से रिलेटेड चीजों को करोगे। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर से डायरेक्ट एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब सबसे बड़ी बात, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर से अगर डायरेक्ट नहीं भी आया तब भी थ्रू आउट पूरे केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन वो देगा ना, तो वो आपको, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा आपको स्ट्रक्चर बना देगा, कभी कभी स्ट्रक्चर बना देगा और कभी कभी क्या करेगा वो नाम लिख देगा। अब अगर आपको नाम से स्ट्रक्चर बनाना, स्ट्रक्चर से आपको उसका नाम लिखना अगर नहीं आ रहा है तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का कोई मतलब नहीं। तो सबसे पहला आप अपना अच्छा टाइम इन्वेस्ट करो आईयूपीएससी नेमिंग में। दूसरा अच्छा टाइम इन्वेस्ट करोगे आप आइसोमेरिज्म में, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, चाहे वो स्ट्रक्चर हो गया चाहे स्टीरियो हो गया। जैसे कि आपके आरएस नोमेनक्लेचर से क्वेश्चंस आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, सिस ट्रांस से, ईजेड कॉन्फ़िगरेशन से, यहां से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं आपके। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। बाकी इसके बाद इसमें जो सेकंड पोर्शन स्टार्ट होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट सिग्मा बॉन्ड में, पाई बॉन्ड में, सिग्मा पाई में, तो इन सब में क्या होता है, यहां पर आप क्या पढ़ोगे, यहां पर आप पढ़ोगे रेजोनेंस के बारे में, आप पढ़ोगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ोगे, हाइपर कंजुगेशन के बारे में पढ़ोगे। इनको पढ़ने के दौरान आपको ढेर सारे टाइप के क्वेश्चंस दिखेंगे। जैसे कभी कभी ऐसा होगा कि आपको वो -i का ऑर्डर सेट करवा रहा है, +m का ऑर्डर सेट करवा रहा है। कभी आप देखोगे यहां पर जितने भी आपके इंटरमीडिएट्स होते हैं, चाहे वो कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, इनकी सबकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो इसी के थ्रू सॉल्व होते हैं। अब ये जो आप इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स पढ़ रहे हो, इनके दो मेजर एप्लीकेशंस होते हैं। एक एसिड बेस केमिस्ट्री, आप कोई भी पेपर उठा के देख लो जहां पर आपको एसिडिक ऑर्डर अरेंज करने को, बेसिक ऑर्डर अरेंज, बेसिसिटी के ऑर्डर को अरेंज करने को अगर ना मिले तो आप बताना मुझे। दूसरा, एरोमेटिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलना ही मिलना है, एरोमेटिक है नहीं है, एंड कौन सा एंटी एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो कई सारी चीजें यहां पर आपके कवर होती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, आपके जैसे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से क्वेश्चंस क्या दे देता है वो बताओ भैया। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का ऑर्डर पूछ लेता है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होने की रिएक्टिविटी का ऑर्डर सेट करो, तो वो आप यहीं पर डिस्कस कर लोगे। तो वही मैं कह रहा हूं, इन दो चीजों को पढ़ने के बाद ये सब सारी चीजें आपकी खत्म हो जाती हैं। ऐसे ही रिएक्शन मैकेनिज्म में जब आप एक पहले बेस क्लियर कर लोगे, उसके बाद आप आओगे टाइप ऑफ रिएक्शन पे कि भैया हमारे पास 3 रिएक्शन ही रहेंगी, तो एक एडिशन, एक एलिमिनेशन और एक आपकी सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने के लिए आपको पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी, इनके सबके ऑर्डर्स क्या होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि यहां पर आपका बल्कि बेस और ऐसे कई कई चीज, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, तो कई चीजें वहां पर आती हैं। उसके मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा, नहीं तो आप यहां पर भी परेशान होने लगोगे कि ये सब चीजें क्या है। लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने से पहले आपके सामने कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स आएंगे, उसके बाद आप रिएक्शंस पढ़ने जाओगे। अब जैसे आप सोचो, जैसे आपको एडिशन, रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन पढ़ना है। अब जैसे एडिशन में आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सब्स्टिट्यूशन में पढ़ोगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब यहां पर ध्यान देना, जैसे कि रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने पढ़ा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो वो आपका यहां पर तो कवर हो ही जाएगा, वो यही तो यहां पे। जैसे हमने मान लीजिए सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ा, वो सब आपके हेलो एल्केन, हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनॉल, इन सब में ये सारी रिएक्शंस कवर हो जाएंगे। तो जब हम उन रिएक्शंस को पढ़ेंगे तो बेसिकली ये चैप्टर्स हमारे ऑलरेडी कवर रहेंगे। तो ये चैप्टर्स अलग से हमको पढ़ना ही नहीं पड़ता है, हम उसको कवर किए रखे हैं। तो इन सभी चैप्टर्स में कुछ कुछ बेसिक चीजों को कवर करते हुए हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक, ये हमारा एक तरीका होगा पढ़ने का। बाकी अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन की, तो हाइड्रोकार्बन में बेसिकली 2 प्रकार के आपको मिलेंगे, एक एलिफैटिक, एक एरोमेटिक। एलिफैटिक में आपको यहां पर एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस पढ़ने हैं। इसमें ढेर सारी रिएक्शंस होती हैं, इनके प्रिपरेशंस और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो भी रिएक्शंस होंगी। जैसे एल्कीन की रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें एडिशन रिएक्शंस आती हैं ढेर सारी, चाहे वो एडिशन ऑफ H2 हो गया, एडिशन ऑफ H2O हो गया, उसमें आपके एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स होते हैं आपके। आप वहां पर देखोगे एल्कीन, एल्काइन में ओजोनोलिसिस की रिएक्शंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आपके एल्काइन में एसिडिक ऑर्डर्स के रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस बनते हैं, और साथ ही साथ यहां पर आपके एल्काइन में भी कई सारे एडिशंस रिएक्शंस होती हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। आपने सुना होगा ऐसे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है,
मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शंस आपने सुने होंगे, ठीक है। तो ऐसे हैं, मार्कोवनिकॉफ रूल आपने पढ़ा होगा, एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल सुना होगा, ये सब सारी चीजें आप यहां पर कवर करते हो। तो हाइड्रोकार्बन आपका रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बाकी मैंने पहले ही कहा हेलो एल्केन, हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये सब आपका रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ खत्म होते रहेंगे, ठीक है। अल्कोहल में एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से रिलेटेड क्वेश्चन जो होता है वो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। मतलब वहां से आपके रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस वाले जो होते हैं वो क्वेश्चंस यहां पर आपके आते हैं, ठीक है। बाकी एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम लोग यहां पर बातचीत करें तो भैया ये चैप्टर कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो आपके क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा बनते हैं। यहां पर नेम्ड रिएक्शंस ढेर सारी आपको मिलेंगी, जैसे एल्डोल रिएक्शन आपने सुना होगा, कैनिजारो आपने सुना होगा, ठीक है। ऐसे कई सारे आपको यहां पर रिएक्शंस मिलेंगी। और नंबर ऑफ रिएक्शंस की बात करें तो यहां पर ज्यादा है, ठीक है। इसलिए आपका ये काफी ज्यादा, और यहां से क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं आपसे, ठीक। और बाकी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में आपको एमीन और डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में उनकी रिएक्शन से रिलेटेड चीजें पढ़नी पड़ती हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज, हर एक चीज एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती है, इंटरकनेक्टेड होती है, इसीलिए सारी चीजों को एक सीक्वेंस में ही आप पढ़ सकते हो। और कोई चीज कहोगे इसको हम छोड़ दें, इसको ना पढ़ें, ऐसा हो नहीं सकता है। अब कोई हमसे कहेगा नहीं सर हम जीओसी नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, तो नहीं पढ़ना चाह रहे हो तो आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी मत पढ़ो, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है। इसी तरीके से नेम्ड रिएक्शन एंड टेस्ट मैंने लिखा, आपको ये क्या है सर, ये कौन सा अलग चैप्टर हो गया? ये कोई अलग से चैप्टर नहीं होता है। नेम्ड रिएक्शन एंड बेसिकली टेस्ट, जितने भी यहां से हाइड्रोकार्बन से लेके नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड तक के चैप्टर्स हैं, इन सभी में आप देखोगे कई सारी नेम्ड रिएक्शंस रहेंगी, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा उल्फ किस्नर रिडक्शन, ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है, ऐसे कई सारे आपके रहे, आपने नेम्ड रिएक्शन पढ़े होंगे या सुने होंगे आपने। अब उन्हीं सभी नेम्ड रिएक्शंस और टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट, फिलिंग टेस्ट, शिफ्ट टेस्ट, तो ऐसे कई सारे टेस्ट आते हैं। तो नेम्ड रिएक्शन और टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके लिए इसीलिए मैंने इसको सेपरेट किया हुआ है कि कोई अलग से टॉपिक नहीं है, इन्हीं सबका एक तरीके से एक कॉम्बिनेशन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपका ये, ठीक है। बाकी लास्ट के 3 चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये आपको केमिस्ट्री में लास्ट के 3 चैप्टर्स मिल जाएंगे। जितना आपके एनसीईआरटी में दिया गया उतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। बायोमोलिक्यूल्स तो काफी अच्छा चैप्टर है, पॉलीमर भी आसान है, वहां से क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से बहुत क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ नहीं है, लेकिन बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर आपका है यहाँ पे, ठीक है। तो इतनी बात रही आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। बाकी यहां पर कैसे क्वेश्चंस का क्या ट्रेंड रहा है वो यहां पर आप एक बार देख सकते हो। बीएससी मैथ्स का सबसे ज्यादा आप देख रहे हो यहां पर जीओसी से आ रहे हैं, आपके एल्डिहाइड कीटोन से क्वेश्चंस यहां पर आ रहे हैं, ये आपके काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक। चलो इतनी बातें अगर आप देख ली हो तो बीएससी बायोलॉजी का भी आप यहां पे एक बार ट्रेंड देख सकते हैं और समझ जाएंगे कि जीओसी आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इधर अल्कोहल, फिनॉल, ये सब सारे मतलब पढ़ना आपको सब कुछ ही पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकते हो इसमें, ठीक है। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या ट्रेंड रहा है बीएचयू का 2016 से 2021 का, वो आप देख सकते हो, कितने क्वेश्चंस बीएससी मैथ में, कितने क्वेश्चन बीएससी बायोलॉजी में वो डालता रहा है, ये सब डेटा आप देख सकते हो। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हम लोग करने वाले हैं कि अगर हम लोग बात करें फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में टोटल ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि सबसे तगड़े चैप्टर्स हैं, मतलब जिसको मैंने कहा शुभ 11, इनको आपको करना बहुत जरूरी। अगर आप इनको करोगे तो कहीं का भी आप पेपर दोगे, मोर देन 60% या मैं कहूं मोर देन 70% सिलेबस जो है वो इतने ही चैप्टर से आता है। टोटल कहने को 30 चैप्टर है, लेकिन आपका मोटा माटी 70% सिलेबस यहीं से कवर किया जाता है। कौन कौन से चैप्टर हैं आपके? फिजिकल केमिस्ट्री से थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, ये है केमिकल बॉन्डिंग और पी ब्लॉक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जीओसी रिएक्शन मैकेनिज्म, कार्बोनिल कंपाउंड्स में आपके सारे आ जाएंगे, जिसमें आपका एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड चीजें, और यहां पर आपका नेम्ड रिएक्शन और टेस्ट, ठीक है। वही मैंने कहा ना, इसके लिए इसीलिए मैंने इसको अलग से कर दिया है। लेकिन अब वही बात हो गई, नेम्ड रिएक्शन किसकी है? नेम्ड रिएक्शन में तो हाइड्रोकार्बन में भी मिलेगी, नेम्ड रिएक्शन हमको मिलेगी आपके क्या कहते हैं यहां पर हेलो एल्केन, हेलो एरीन में भी मिलेगी, हमको मिलने को अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में भी मिलेगी।
तो इसीलिए आपको मैंने कहा ना कि सब चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, तो आप छोड़ नहीं सकते हो। तो ये ऐसे हमारे हैं जो कि ये जो मैंने लिखा 2 से 4, ये है एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कि बीएचयू में आए हुए हैं। लेकिन आप कोई भी एग्जाम का पेपर उठा के देखोगे, इतने 11 टॉपिक्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके 70% से ज्यादा सिलेबस को कवर करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको सिलेबस से रिलेटेड चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी। अगर हम बात करें यहां पे हम लोग कैसे सिलेबस को कवर करेंगे, हमने पहले सिलेबस को समझ लिया, जो उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं हमने ये भी समझ लिया। हमने ये भी समझ लिया किस टॉपिक के अंदर कौन कौन सी चीजों को पढ़ना, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। अब यहां पर कवर करने के लिए, केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है वो क्या है कि आप चीजों को सिक्वेंशियल पढ़ेंगे, रैंडम नहीं पढ़ेंगे। आपके टीचर का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टीचर, एक अच्छे टीचर को पहले पकड़ जरूर लेना कि हाँ ये पढ़ाएंगे तो हमें बेस्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस टीचर को आप फॉलो करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस को कवर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताऊं तो आप फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स को ध्यान देते हुए काम करना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पकड़ना, जिसमें आप ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो बनते हैं उसमें कवर करना, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से और जो ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनको कवर करते कोशिश करना। सबसे मेन चीज है यहां पर केमिस्ट्री में क्या है मैं आपको बताऊं, आप कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ो, उसके बाद उसके एप्लीकेशन के बेसिस पे ढेर सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करो, तो आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा। अगर आप ये कर लेते हो तो आपकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो केमिस्ट्री आपकी सबसे आसान, सबसे स्कोरिंग होती है। उसका रीजन है क्वेश्चन पूछता जो है वो आसान पूछता है, लेकिन इस चीज का गलत तरीके से सेंस में नहीं लेंगे कि इस पे कम समय दे रहे हैं। ठीक है, तो आसान है, लेकिन अगर आप एक तरीके से, सही तरीके से पढ़ते हो, आपकी अप्रोच जो है वो केमिस्ट्री को लेकर सही होनी चाहिए, तभी आप केमिस्ट्री को अच्छे से कवर कर पाओगे। ठीक है, बाकी अब एक ही वीडियो में हम सब कुछ बातचीत कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं एक अलग वीडियो आपको लेकर आऊंगा, केमिस्ट्री को हम लोग कैसे पढ़ें, उसके सिलेबस को कैसे कवर करें, तो उसमें मैं जब आपसे बातचीत करूंगा तब मैं वहां पर आपको चीजें कुछ तरीके से बताऊंगा कि आपको पढ़ना और अपनी नोट्स से रिलेटेड नोट्स कैसे बनाना, वो सब सारी बातें वहां पर की जाएंगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी अगर आप हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक मिल जाएगी, हमारे ऐप का लिंक, मालवी एकेडमी का लिंक मिल जाएगा। इंस्टॉल करके आप वहां से डाउनलोड करके कोर्स के फीचर्स देख सकते हो, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं हम लोग, और फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स, नए चीजों से रिलेटेड लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।